हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएमआरएस टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की मेल एंड फीमेल की वैकेंसीज को डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। अपने आज के वीडियो में बात करेंगे कि जो सिलेबस है वो कितना सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है या नहीं है, पेपर पेन होगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड उन सभी चीजों के बारे में अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जो कि ईएमआरएस का है। यहाँ पर आपकी फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसीज मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी में आई है जो कि अलग अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीमेल की वैकेंसीज मेल के कंपैरिजन में ज्यादा है जो कि फीमेल की कट ऑफ को कम करेंगी। जाहिर सी बात है क्योंकि फीमेल में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में दे आर मच लेस कंपेयर टू मेन, तो इसलिए यहाँ पर फीमेल को थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा इस टर्म में। यूआर कैटेगरी में भी फीमेल के लिए वैकेंसीज ज्यादा है। सो आई सजेस्ट कि जितनी भी फीमेल है कोई भी इस फॉर्म को ना छोड़े। यहाँ जो आपका पे मैट्रिक्स, इस बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लेवल 6 पे मैट्रिक्स है, यानी आपकी जो आपका डेजिग्नेशन है वो टीजीटी है, बट आपकी जो सैलरी है दैट विल बी अ लिटिल लेस जस्ट बिकॉज यहाँ पर पे मैट्रिक्स एक लेवल डाउन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, इस बारे में बहुत सारे लोगों ने चीजें पूछी है। तो अगर आपने 2021 और 23 के सेशन में बीपीएड किया है विच इज द लेटेस्ट मोस्ट, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं इन केस आपके एग्जाम्स हो चुके हैं। बट अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है, सेशन लेट चल रहा है, तो उस सिचुएशन में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सो लेटेस्टली जो जिन्होंने 2021-23 में किया है वो कर सकते हैं। उसके बाद जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो बीपीएड कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। सो इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो 18 अगस्त 2023 से पहले तक होनी चाहिए। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन के लिए इसमें अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हो, उसके सर्टिफिकेट्स भी आपको इसके पहले बनवा लेने हैं सेफ साइड। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। 18 अगस्त 2023 जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम एज जो नॉर्मली है वो 35 ईयर्स है, एससी एसटी का रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है, ओबीसी का 3 ईयर्स एंड फीमेल के लिए 10 ईयर्स है। तो अगर कोई भी फीमेल है जिसकी एज 45 ईयर्स से कम है, फिजिकल एजुकेशन की कोई भी बैचलर डिग्री रखती है, तो आप ये फॉर्म जरूर से फिल करें बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, आपको एज सारी चीजों का रिलैक्सेशन मिल रहा है। सो इसका फायदा जरूर उठाए। उसके बाद अगर बात करें एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस की, तो आपका जो पेपर है वो आपका पेपर पेन होगा, सीबीटी मोड नहीं है। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे और एक गलत के लिए 0.25 जो है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपका पेपर है वो कितने नंबर का है, इसमें क्या क्या चीज है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को काफी कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम अपने इस वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे कि आपका एक्चुअली में पेपर जो है वो कितने नंबर का होगा, इवैल्यूएशन कितने में होगा, लैंग्वेज का क्या सीन है। तो सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए बिफोर गोइंग टू फिल दिस फॉर्म। तो आपका यहाँ जो सबसे पहला पार्ट 1 है दिस इज फॉर जीए, जिसका सिलेबस हम आगे देखेंगे। जनरल अवेयरनेस जो है 10 मार्क्स की आएगी और जितने भी ये दिख रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए आपको सही मार्क्स के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, बट अगर आप उसे गलत करते हैं तो आपकी 0.25 डिडक्शन भी होगा। तो यहाँ पर आपका डिडक्शन है, इसलिए थोड़ा सा आपके एग्जाम को और टफ बनाता है। बट अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, केवीएस लास्टली हुआ था उसमें डिडक्शन नहीं था, एनवीएस में डिडक्शन हुआ, DSSS में होता है, ईएमआरएस में भी हो रहा है। तो अब धीरे धीरे जितने भी एग्जाम्स है उसमें डिडक्शन भी होगा। रीजनिंग एबिलिटी जो है वो आपकी 10 नंबर की आएगी, जो कि आप जानते हैं। आईसीटी दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्यूटर नॉलेज, जो कि आपकी 10 नंबर की आएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इसमें आपकी टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि नवोदय में आते हैं। सेम सिलेबस है आपका नवोदय का, जैसा कि नवोदय में आपको मिलता है वैसा ही है। नवोदय जैसा ही सिस्टम यहाँ पर होता है। ईएमआरएस आर ऑल्सो रेजिडेंशियल स्कूल, नवोदय भी रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। तो इनके जो पैटर्न है या फिर इनका जो जॉब प्रोफाइल है वो काफी हद तक सिमिलर है। और यहाँ पर अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये भी सिमिलर है। अब इन्होंने एक और चीज क्या करी, अगर मैं बोलूं तो नवोदय का जो इनका पेपर पैटर्न है वो तो उन्होंने नवोदय का उठाया, सिलेबस जो है वो उन्होंने केवी का उठा के यहाँ पे चिपका दिया है। तो हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं विच इज अ थिंक कि हाँ भाई हमने केवी में सेम उसी फॉन्ट में सेम उसी कलर में सब कुछ वैसा ही सिलेबस देखा और सेम वही चीज यहाँ पर लिखी है। ये बात अलग है कि फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता। आप टीजीटी के लिए तैयार कर रहे हैं, टीजीटी का सिलेबस हर जगह सेम है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्टेट के बारे में बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी
दैट इज नथिंग जस्ट द सिलेबस ऑफ योर बीपीएड। अगर आपने बीपीएड का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया है तो आप किसी भी टीजीटी एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं, आपको कोई भी सिलेबस देखने की जरूरत नहीं हो दैट सिचुएशन। बट अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि सिलेबस सिलेबस तो या हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे इस बारे में, जितनी भी चीजें आपको कितने टाइम में कवर करना। हाँ, एक चीज जरूरी ये जरूर होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज को आपको इग्नोर करना है, फिर कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑल अप टू यू कि आपकी स्मार्टनेस है या फिर अगर आप कितने अच्छे से पेपर को असेस कर पा रहे हैं, तो इस बारे में बात हुई। लेकिन सिलेबस आपका बीपीएड का ही होता है, रिसर्च नहीं होती, स्टैट नहीं होती, जो कि हरियाणा के टीजीटी पेपर में रिसर्च थी, बट बाकी अभी तक किसी भी टीजीटी के पेपर में रिसर्च को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10 नंबर का जीए, 10 नंबर की रीजनिंग एबिलिटी, 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर नॉलेज आएगी, 10 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। उसके बाद आपका ये जो 80 नंबर है, दिस इज फिजिकल एजुकेशन। अब फिजिकल एजुकेशन आपका 80 नंबर का है, आपने इन चारों को जोड़ दिया तो आपका 120 नंबर हो। तो आपकी जो मेरिट बनेगी, आपके जो मार्क्स काउंट होंगे, जिस बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिल रहा है, वो आपके 120 नंबर है। बट एक लैंग्वेज नाम की चीज है जो यहाँ पर अटकती है। लैंग्वेज जो है 3 लैंग्वेज होती है, एक जनरल इंग्लिश होती है, जनरल हिंदी होती है, और एक जो लैंग्वेज है वो आपको खुद से कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट करनी है, जो भी आपको प्रेफर्ड हो, जो उसमें भी आपको लगता है कि आपकी कमांड अच्छी हो, वो आप ले सकते हैं। 3 लैंग्वेज, और इन तीनों लैंग्वेज के 10-10 क्वेश्चंस आते हैं। इन 10-10 क्वेश्चन में आपको हर एक में कम से कम 4 नंबर लेके आने हैं। अगर आप किसी में भी 4 नंबर नहीं ला पाते हैं 10 में, तो आप 120 में 119 ही क्यों ना ले आए, उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा। नवोदय में भी यही होता है। तो ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आपका फिजिकल एजुकेशन या फिर सब सारा कुछ बहुत अच्छा है, बट अगर आप लैंग्वेज में कहीं से भी चूक जाते हैं तो वो आपके लिए एक ऐसी चीज होगी कि आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। सो लैंग्वेज में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये इसका पूरा पेपर पैटर्न है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान देने की जरूरत है, आपको सारी चीजें देखनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको जो भी चीजें मिल रही है, अगर आपने नवोदय अटेम्प्ट कर रखा है तो आपके लिए एक तरह से चीजें आपको पता है कि किस तरह से चीजें होंगी। एक और क्वेश्चन आता है कि DSSB में क्या होता है कि हर एक सेक्शन अलग अलग खुलते हैं और एक सेक्शन सबमिट करने के बाद ही दूसरा सेक्शन खुलता है। तो क्या ऐसा यहाँ पर होता है? क्योंकि ये पेन पेपर है तो ऐसा यहाँ पर होने के कोई चांसेस ही नहीं है। नवोदय में जब था वो CBT मोड था, बट वहां भी ऐसा नहीं था। तो इस चीज के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करें सिलेबस की, तो आपका जो जीए है, जनरल नॉलेज है, जो कि आपका आता है DSSB में, तो वहां भी आपको जीए मिलती है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, एजुकेशन की फील्ड से हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो कल्चर से, कॉन्स्टिट्यूशन से, ज्योग्राफी से, आपके साइंस से, कहीं से भी आ जाते हैं। रीजनिंग एबिलिटी आप सब जानते हैं, रीजनिंग बहुत अच्छे से। आईसीटी में जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे इन्होंने आईसीटी लिखा हुआ है, बट दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर एजुकेशन। और DSSB में आईसीटी जो है वो अलग से नहीं होता है, लेकिन वो आपके फिजिकल एजुकेशन वाले पोर्शन में इंक्लूडेड होता है। अगर आप केवी की बात करें तो वहां पे कंप्यूटर नॉलेज का अलग से पेपर होता है। तो अगर आपने पुराने पेपर दिए हैं, वहां से उठाओगे तो आपको चीजें मिलेंगी। कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आती, आईसीटी के क्वेश्चन से इजी होते हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन जो बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सीटेट की जो प्रिपरेशन होती है या फिर जो बाकी सब्जेक्ट वाले हैं उनके टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर आप कहीं से भी एमसीक्यूज या पीडीएफ उठाते हो तो वो आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। उतने में आपको इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ किस तरह की इफेक्टिव टीचिंग, या फिर जो 4 ऑप्शन है उसमें से बेटर कौन सा होगा। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वहां पर ऐसा ही होता है कि चारों ऑप्शन ऑलमोस्ट सही होते हैं, बट यू हैव टू टेल द बेस्ट वन। सो यहाँ पर जो बेस्ट वन वाली चीज है वो आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। हिंदी आपकी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश आप सबको पता है, और एक आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको खुद लेना है। अब इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी, खेलो इंडिया, फिट इंडिया को बहुत ज्यादा जोर देके लिखा है। एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चंस जो है वो फिजिकल एजुकेशन में अभी तक बहुत कम देखने को मिले या फिर नहीं मिले हैं, लेकिन अगर इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी लिखी है तो मे बी इस बार क्वेश्चन ये लोग दे दें। खेलो इंडिया, फिट इंडिया पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई, या फिर खेलो इंडिया जो है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, फिट इंडिया की शुरुआत कब हुई है, या फिर फिट इंडिया से जुड़े कोई और भी प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चन है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए ही है, खेलो इंडिया, फिट इंडिया। बट इतना ही होगा जरूरी नहीं है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया के अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बहुत सारी चीजें हैं जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज हम कह सकते हैं, हमारी पुरानी एक्सपीरियंस है कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, कीवी में लिखा था कि जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जीए में वो स्पोर्ट्स बेस्ड होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ।
सो इस चीज पे हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये चीज ही पूछी जाएगी, क्योंकि आपने पढ़नी एक्चुअल फिजिकल एजुकेशन ही है जो आप हर टीजीटी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, और वही आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल करेगी, सबसे ज्यादा हेल्प करेगी आपको। सो अब आ जाते हैं आपके एक्चुअल फिजिकल एजुकेशन के पोर्शन में। तो द वेरी फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हिस्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी कम आते हैं। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऐसे ही आते हैं कि हेल्थफुल लिविंग क्या है, वेलनेस क्या है, या फिर इनसे जुड़ी चीजें जो है उसके बारे में कोई लिखा रहता है कॉन्सेप्ट, और आपको बताना होता है कि लाइफस्टाइल बेस्ड चीज है वेलनेस। तो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही समझना है फिजिकल एजुकेशन का। एंड आई सजेस्ट यू कि एक बार आप केवी का पेपर, जिसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर उसका पूरा का पूरा वीडियो भी मिल जाएगा, उसको आप एक बार जरूर लगा ले। आंसर की के साथ आपको टेलीग्राम पे वो पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है ये आपको क्लास 11th की बुक में भी मिलेगा। अगर आप क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई की बुक देखेंगे तो वहां भी आपको काफी सारी चीजें इससे जुड़ी मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी। आई अगेन से, अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो क्लास 11th-12th की फिजिकल एजुकेशन की बुक बिल्कुल मत छोड़े, एक बार उस बुक को जरूर देखें। सेकेंड है आपका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उन्होंने सिर्फ इतनी सी चीजें लिखी है, बट इतनी सी है ऐसा नहीं है। इसमें एंडोक्राइन सिस्टम भी आता है, आपका नर्वस सिस्टम भी आता है। नर्वस सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं केवी में, जबकि वहां के सिलेबस में मेंशन नहीं था। तो इतनी ही चीजें पढ़ के जानी है ऐसा नहीं है। जो सिलेबस में लिखा है दैट इज नॉट ओनली इनफ। आपने वो पढ़ना है जो आपका बीपेड का सिलेबस है। आपका सिलेबस जो है टीजीटी का, उसमें अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जितनी चीजें आती है वो सारी चीजें सेकंड वाले चैप्टर में है, सेकंड वाली यूनिट में है। तो सिर्फ इतना ही पढ़ के जाके काम नहीं चलने वाला है। बट स्टिल आप क्लास 12 की बुक में जो फिजियोलॉजी का चैप्टर है उसे जरूर पढ़िए, वहां की टर्मिनोलॉजी आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें भी आप क्लास 12 की बुक में जाएंगे आपको चीजें मिलेंगी। जितनी चीजें लिखी है सब कुछ वहां पे लिखी है। कुछ चीजें जो इससे आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है वो ये कि साइकोलॉजिस्ट के नाम पूछ लेता है, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सारे ऑप्शंस में दिए होते हैं, और आपको उसमें से जो आंसर लगाने होते हैं वो क्लास 12 की बुक में नहीं दिए हैं। इसलिए साइकोलॉजी को थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। साइकोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सो थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की आपको जरूरत है। आपको जो पूरा सिलेबस है, अगर आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो सिर्फ 1.5 से 2 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपने इसको एक बार सिलेबस को अपनी कॉपी में लिखिए, और सिलेबस के साथ साथ उनके टॉपिक्स भी लिखिए जो आपको कवर करने। टॉपिक सिर्फ इतने ही नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ इतनी चीजें पढ़ने से नहीं होगा जितना सिलेबस में लिखा है। आप अपने बीपीएड के सिलेबस, जहां से भी आपने बीपीएड किया है वहां का सिलेबस उठा ले, या किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा ले, उस सिलेबस से अगर आपको साइकोलॉजी टॉपिक यहाँ लिखा है, टॉपिक यहाँ से लिखिए, बट कौन कौन सा कंटेंट है वो सिलेबस उठाकर लिखिए, तो आपको ज्यादा हेल्प होगी। या फिर अपने अगले वीडियो में हम उन कंटेंट या उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको एक्चुअली टीजीटी के हर टीजीटी एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। सो आपको टीजीटी के लिए प्रिपेयर होना है, सिर्फ ईएमआरएस, सिर्फ DSSB, सिर्फ केवीएस नहीं, यू हैव टू टारगेट द टीजीटी। और सारे टीजीटी के लिए उतने जो टॉपिक्स है या फिर वो कंटेंट जो है वो सिमिलर होता है। उसके बाद है फिजिकल फिटनेस वेलनेस, जो वापस से आ गया, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो पहला था वहीं से आया है। यहाँ पर कुछ भी अलग चीज नहीं लिखी है, वही सारी चीज रिपीट करके लिखी हुई है। ट्रेनिंग मेथड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब आप ट्रेनिंग मेथड पढ़ रहे हैं, क्लास 11 की बुक में आपको सारी चीजें मिलेंगी जितनी यहाँ पर लिखी है, लेकिन ट्रेनिंग मेथड में अगर आप पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग मेथड में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या चीजें और पढ़नी है। आपको ट्रेनिंग मेथड में कुछ ऐसे साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिनको आपको पढ़ना है, और उन टर्मिनोलॉजी के डिफरेंस को भी समझना है। क्योंकि जो क्वेश्चन पिछली बार केवी में आया था हम उसे बहुत ज्यादा बेस मान रहे हैं, क्योंकि केवी का सिलेबस जो है इन्होंने यहाँ पे कॉपी किया है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि केवी का जो पेपर आया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक वार्म अप हो सकता है, फिर हमें एक आइडिया दे सकता है कि हाँ ये हमारे भी ऐसा ही पेपर बनाएगा। फिजिकल एजुकेशन के टर्म में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ट्रेनिंग मेथड में जो चीजें लिखी है बहुत अच्छी है, सारी थ्योरी बेस्ड चीजें, बट थोड़ी सी चीजें आपको याद भी करनी है, जो जिन साइंटिस्ट या फिर जिसने डेवलप किया है उनके नाम और उनकी टर्मिनोलॉजी, ये दोनों चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन केवी में भी आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं आए, बहुत बेसिक सी सोशियोलॉजी आती है कि ग्रुप जो है वो क्या है, ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, ग्रुप कोहेरेंस क्या है, तो बेसिक बेसिक सी चीजें, ग्रुप जो है वो होता क्या है, या फिर ग्रुप में कौन कौन सी जो चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रुप को बनने के लिए, तो बहुत ही बेसिक सी सोशियोलॉजी आती है। इसमें टीम फैक्टर, लीडरशिप तो इसमें नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, लीडरशिप यहाँ लिखा हुआ है, बट लीडरशिप जो है आपका वो साइकोलॉजी में भी कहीं कहीं लिखा रहता है। बेसिक से आपकी सोशियोलॉजी आती है, इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि सोशियोलॉजी लिखा है, सॉरी सोशियोलॉजी जो लिखा है उसमें क्या पढ़ना है। अगर आप सोशियोलॉजी के टर्म्स
मैं बोल रही हूँ टर्म्स, अगर आप बीपीएड के सिलेबस को उठाएंगे तो वहां पर आपको वर्ड्स मिलेंगे जहां ग्रुप कोहेजन के बारे में बात होगी, ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में बात होगी। आप सिर्फ उन टर्म्स को उठा के समझ लो कि होते क्या है। अगर आपने वो समझ लिया तो आप सोशियोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आराम से टिक करके आ जाएंगे। इससे ज्यादा डीप सोशियोलॉजी आपसे नहीं पूछी जाती है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ना, इसको ऐसा छोड़ देना कि भाई ये हमसे नहीं होगा, हमसे याद नहीं होता है, तो फिर आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी एग्जाम के बारे में मत सोचो। आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कब किसने कौन सा रिकॉर्ड बनाया तो टाइमिंग क्या थी, डिस्टेंस क्या थी, जितने भी गेम है, मतलब ऐसा नहीं कि सब गेम नहीं है कि आपको हर एक गेम पढ़ना है, बट फिर भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 से 10 गेम तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, आपको उनकी बेसिक नॉलेज रखनी ही रखनी। और फिर भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको आपको नहीं पता होगा। केवी की बात करें तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि फेडरेशन कब बनी है, वो ओलंपिक में कब ऐड हुआ है। यानी आपको एक क्वेश्चन की इतनी सारी चीजें पढ़नी है, तो सब चीजें आप याद रख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट जस्ट बिकॉज हर एक इंसान पढ़ रहा है, हर एक इंसान मेहनत कर रहा है, तो आपको उससे मैच करने के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सो यू हैव टू पुट द एफर्ट्स। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स अगर आपका स्ट्रांग है तो आप ये मान लीजिए कि आप अपना 30% पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। भले ही 30% क्वेश्चन स्पोर्ट्स से ना आए, बट वो आपका स्ट्रांग पोर्शन आपको बहुत हेल्प करता है बाकी चीजों को भी अच्छे से उनके जवाब दे पाने में। तो इनको याद करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे अगर आपको कहीं से। और हाँ, हमेशा जेन्युइन जगह से नोट्स बनाए, क्योंकि बहुत सारी जगह जो है इनकी मार्किंग्स या फिर इनके जो ईयर्स है वो ऊपर नीचे लिखे होते हैं। सो आप पहले उसको चेक कर लें कि आप जो नोट्स बना रहे हैं, जो चीजें लिख रहे हैं वो सही है या नहीं। कई बार किसी से मिसप्रिंट भी हो जाता है, कई बार किसी से कोई चीज ऊपर नीचे हो जाती है। सो एक बार चेक करें जब भी, क्योंकि आप गलती करके आएंगे तो आप फिर किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स अवार्ड जरूर पढ़े, वो क्वेश्चन जरूर आते हैं। हेल्थ एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एजुकेशन में जो आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सबसे पहली चीज हेल्थ एजुकेशन है क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। हेल्थ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, 3 ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो आपको जरूर से पढ़ना है। हेल्थ एजुकेशन में डिजीजेस पढ़नी है, डिजीजेस कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, उनके क्योर के बारे में पढ़ना है। डिजीज जो है उनकी वैक्सीनेशन कौन कौन सी होती है उनके बारे में पढ़ना है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है। तो ये जो चीजें हैं, जो वर्ड्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, वो जरूर से पढ़ना। अगर आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आई तो क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े से बड़े आते हैं, तो उन बड़े क्वेश्चन को समझने के लिए टर्मिनोलॉजी समझना जो है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उस पर थोड़ा सा फोकस करिए और थ्योरी पढ़िए। सिर्फ एमसीक्यू लगाकर सोचिए कि एग्जाम निकल जाएगा, तो बहुत सारा हमारा कंपटीशन बढ़ चुका है। आप देख रहे हैं, आप एग्जाम्स दे रहे हैं, 2-2 नंबर से चीजें रह जाती हैं। तो ये 2-2 नंबर वाली चीज थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी अगर आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी की सारी जितनी कम्युनिकेबल डिजीज है वो यहाँ लिखी है। इसके अलावा भी है इनके आपके सिम्टम्स, प्रिवेंशन को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट सिम्टम्स आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन हाँ, कौन सी जो भी बीमारी है उसका कॉजिंग एजेंट क्या है वो जरूर आता है, एक ना एक तो पूछते ही है, तो वो जरूर याद रखिए। इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं, अगर हम इनको इसमें रखें तो यहाँ पर भी ठीक है, अगर हम इन्हें डोपिंग वाले चैप्टर में, एर्गोजेनिक एड्स में रखें तो वहां भी ठीक है। आते क्वेश्चन वही है, ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है कि वो जो कौन सा ड्रग है उनका क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। तो ये क्वेश्चन जो है केवी में भी आते हैं, नवोदय में भी आए हैं, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ ही ड्रग हैं या फिर कुछ ही ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको पढ़ना है, एक चार्ट बना लेना है कि भाई इस ड्रग को इफेक्ट किस पे डालता है और किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है। 2 तरह से यूजुअली ड्रग होते हैं, एक स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, एक इनहिबिट करने का काम करते हैं। उनको क्लासिफाई करके ही आपको टेबल बनानी है। उसके बाद हेल्थफुल लिविंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस तरह से नहीं है हेल्थफुल लिविंग, बट इन्वायरमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन आता है कि बायोटिक अबायोटिक इन्वायरमेंट क्या है, या फिर इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर इन्वायरमेंट से जुड़ी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर किस दिन मनाया जाता है इन्वायरमेंट डे, अर्थ डे, या फिर जो लास्टली मनाया गया है उसकी थीम थी, या फिर उसका जो टैगलाइन होती है हर बार जो मनाया जाता है WHO से, तो यूनिसेफ सॉरी, तो यूएन में उसकी जो टैगलाइन है फिर जो थीम लाइन है वो क्या रखी गई। तो ये चीज आपको पढ़नी है। अगर आएगा तो इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इतने ही क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। फैमिली हेल्थ एजुकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एडोलेसेंस और इसकी प्रॉब्लम से जुड़े क्वेश्चन जरूर आते हैं। और रोल ऑफ पेरेंट का कोई क्वेश्चन खास ऐसा देखने को मिला नहीं है। मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ फैमिली भी देखने को नहीं मिला है। स्पोर्ट्स इंजरी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी स्पोर्ट्स मेडिसिन में आती है। यहाँ पे थेरेपेटिक साइज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोन इंजरी, ज्वाइंट इंजरी हमेशा पूछी जाती है। स्ट्रेन और स्प्रेन तो मुझे लगता है कोई पेपर ऐसा नहीं गया जहां ना पूछा गया हो। चाहे उसमें ये पूछ ले कि लिगामेंट जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू में लगने वाली चोट कौन सी होती है, या फिर किस चोट जो है ओपन बाउंड में आता है, क्लोज बाउंड में आता है,
कि किस तरह की बोन में फ्रैक्चर है, बोन फ्रैक्चर के कितने टाइप्स होते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, ज्वाइंट इंजरी कहां पर या फिर किस तरह की इंजरी को ज्वाइंट इंजरी बोलेंगे, ज्वाइंट में क्या चीज होती है, डिसलोकेशन होती है, फर्स्ट एड के जितने भी आपके वो होते हैं, क्या नाम है, एब्रीविएशन होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपके इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अभी भी अगर हम देखें तो सिलेबस तो खत्म हो गया, बट इतनी ही चीजें इसमें होंगी ऐसा नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें रह जाती हैं जो आपको पढ़नी है आपके सिलेबस के अलावा। जैसे अभी यहाँ रह गया टेस्ट मेजरमेंट के बारे में, टेस्ट मेजरमेंट पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट फिर भी टेस्ट मेजरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बेसिक टेस्ट तो पढ़ने हैं, जैसे आफर टेस्ट क्या होता है, या फिर अगर हम बात करें स्किल रिलेटेड टेस्ट, तो आपको बेसिक स्किल रिलेटेड टेस्ट भी पढ़ने हैं कि वो टेस्ट कब बने, किससे बना, या फिर वो जो टेस्ट है वो किस गेम के लिए, तो ये भी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा अगर हम चीजें बात करें तो आपके टेस्ट मेजरमेंट में किस चीज को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, यहाँ कहीं मेंशन नहीं था लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो चीज भी पढ़नी है। तो सिर्फ इतने ही सिलेबस पर रिलाई नहीं करना है, अपना बीपीएड का सिलेबस एक बार देखना है, और भी हम जो इसमें टॉपिक्स ऐड करेंगे उसके बारे में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई चीज आपको लगता है और भी ऐड करनी है या फिर आपकी कोई सजेशंस है, यू कैन पुट थिंग्स इन कमेंट सेक्शन। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।